Okay, friends, welcome back and very good morning to everybody. I hope you all are safe. Your family members, your parents, your friends, your relatives, all are safe. And you are enjoying this new era and this new way of learning. Friends, थोड़ा अलग सा ही माहौल है, बट आपको विद अ पॉजिटिव एटीट्यूड आपको साथ में काम करना है, आपको पढ़ना है। सारे सब्जेक्ट में जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाने आता है वो आपको अच्छे से लर्न करना है। तो चाहे ये जो भी माहौल नेगेटिव है उसको आपको अपने माइंड से पॉजिटिव रह के पॉजिटिव सब कुछ लेके आपको करना है। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे 3-4 लेक्चर अभी तक डिस्कस किए हुए हैं और हमने एक सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। उसमें हमने डायमेंशनल फॉर्मूला के बारे में डिस्कस किया हुआ है। सो इट इज अ वेरी इजी टास्क, नो डाउट इट इज इजी, बट इट इज नॉट अ वेरी इज लाइक दैट थिंग दैट इट इज गोइंग टू बी यूज इन एवरी चैप्टर। भले ही इजी है बट वो 11th एंड 12th के सारे चैप्टर में यूज होने वाला है। बाय द एंड ऑफ द 11th and 12th standard you will come across the almost 150 kind of quantities for which you need to derive the dimensional formulas. तो फ्रेंड्स, हमने वो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालना है वो हमने सीखा है। कुछ क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने आपको याद रखने का भी बोला हुआ है और कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको होमवर्क में दिया था। मैं 1 by 1 वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे अभी सॉल्व करने वाला हूँ। शायद आपने वो सॉल्व किए होंगे। मैं यहाँ पे उसका सॉल्यूशन दे रहा हूँ। अगर आपका सॉल्यूशन उसके साथ मैच हो रहा है तो दैट इज वेल एंड गुड, बट अगर आपका सॉल्यूशन इसके साथ मैच नहीं हो रहा है तो फाइंड आउट वेयर यू हैड मेड अ मिस्टेक। आपका मिस्टेक कहाँ पे है वो फाइंड कर लो। तो मैं 1 by 1 I'm going to solve every questions which I had given as a homework on your WhatsApp. तो क्या फ्रेंड्स मेरी आवाज आपके तरफ बराबर आ रहा है? Are you able to? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. आज कोई ऐसा है कि जो फर्स्ट टाइम बैठा हुआ है यहाँ पे? Anybody is there who is attending my lecture first time? कोई ऐसा है कि वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे बैठा हुआ है? अच्छा, कोई ऐसा है कि जिसने कल का लेक्चर मतलब लास्ट लेक्चर मिस किया हो? Anybody who missed the last Sir, lecture? Braj. हाँ व्रज, why have you absent last lecture? Sir, there was network problem in my house. देखो, आप पहले से मतलब आपका लेक्चर के टाइमिंग प्री डिसाइड होता है तो आप थोड़ा उसको थोड़ा सेट करके लेक्चर प्लीज अटेंड करना, बिकॉज Yes, sir. कि फिजिक्स का जो सब्जेक्ट है, देखो केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी थोड़े डिफरेंट सब्जेक्ट है, बट फिजिक्स में क्या होता है कि वो जो कंसिक्वेंट लेक्चर होते हैं वो प्रीवियस लेक्चर के साथ मतलब लिंक में होते हैं। मतलब एक लेक्चर के ऊपर दूसरे के ऊपर तीसरा लेक्चर। Yes, sir. ऐसे होता है। तो आप अब कहीं भी एक भी लेक्चर मिस करोगे तो उसका इफेक्ट नॉट ओनली फॉर दैट लेक्चर बट फॉर द होल चैप्टर, इनफैक्ट फॉर द 2 or 3 चैप्टर्स द इफेक्ट विल बी देयर। सो नेवर एवर मिस द लेक्चर इन द फिजिक्स। आपको मेरा जो लेक्चर है वो यूट्यूब में मिल जाएगा, वो एक बार अच्छे से देख लेना। वो जो लास्ट लेक्चर है वो यूट्यूब में आपको मिल जाएगा, मैंने लिंक भेजा हुआ है, लिंक ऑलरेडी हाँ भेजा हुआ है, उसको हाँ देख सर, लेना। मैंने देख लिया है वो लेक्चर। ओके ओके। देखो, मैं और एक चीज बताऊं आपको कि YouTube जो है उसमें वो मतलब पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए नहीं होता है। वो खाली कहीं पे अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक में आप अटकते हो या कहीं पे आपको सीखना है तो उसके लिए YouTube होता है। मतलब पूरा सिलेबस को पढ़ना और YouTube से लर्न करना वो दोनों अलग ही चीज है। YouTube ये सब ऑनलाइन जो सब होता है वो खाली एक आध टॉपिक के लिए अच्छा होता है, बट ये जो लेक्चर सीरीज होते हैं मतलब हम फेस टू फेस जो लेक्चर होते हैं वही बेनिफिट करते हैं, बिकॉज उसमें आप साथ साथ में सोचते हो, आपका माइंड भी साथ साथ में काम करता है। तो ये 1-to-1 मतलब फेस टू फेस लेक्चर इज द इम्पोर्टेंट थिंग। वो पूरा सिलेबस के लिए ऐसे ही आपको पढ़ना होता है। तो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन विच ऑलरेडी आई हैड प्रोवाइडेड। तो वो मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, आप एक बार देख लीजिएगा उसका सॉल्यूशन। सोचना मेरे साथ में, आप सोचना
और देखना कि आपका जो आंसर आ रहा था वो यहाँ से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है. सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि if the velocity of the gas molecule is given by V is equals to root gamma P by rho, where P is the pressure, rho is the density, then find out the dimensional formula of the gamma. देखो यहाँ पे आपको ऐसा क्वेश्चन होगा कि ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ द गैस मोलिक्यूल क्या है. तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं वो सारे फॉर्मूलाज मैंने खुद के घर के नहीं, वो मैंने मेरे घर से नहीं प्लेस किए हुए. वो कहीं ना कहीं पे फिजिक्स में आप पढ़ोगे, वो कहीं ना कहीं पे फिजिक्स में आप पढ़ने वाले हो. तो ये जो मैंने लिखा हुआ है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द गैस मोलिक्यूल इज गिवन बाय, तो ये मैंने सही लिखा हुआ है, वो आपको फ्यूचर में पढ़ना आएगा. बट राइट नाउ नो वरी, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वरी अबाउट दैट. आपको अभी तो क्या करना है कि खाली इक्वेशन को देखना है और इक्वेशन से आगे बढ़ना है. तो फ्रेंड्स हम ये फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं अभी. तो यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है कि जो वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल है तो उसका फॉर्मूला हमको यहाँ पे दिया हुआ है, v इज इक्वल्स टू रूट गामा पी बाय रो. क्या फ्रेंड्स आपके मोबाइल में ये क्वेश्चंस आ गए? आपके मोबाइल में आप देख पा रहे हो क्वेश्चंस, और मैं जो लिख रहा हूँ वो दिख पा रहे हो आप? यस सर. वो आपके मोबाइल में मैं जो लिख रहा हूँ वो आपको दिखाई दे रहा है? यस सर. ओके फाइन. चलो मुझे गामा का सब्जेक्ट इक्वेशन, मुझे गामा का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है. तो मैं क्या करूंगा? सबसे पहले मैं उसको क्या करूंगा, कोई बता? बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा. हमारा जो टारगेट है वो ऐसा रहेगा कि जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट और इक्वेशन बनाना है. उसको सब्जेक्ट और इक्वेशन बनाने के लिए एक काम कर सकते हैं, पहले उसको सिंपल बनाने के लिए हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे. उसको सिंपल बनाने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दिया. अब हम क्या करेंगे, ये गामा को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना देंगे. तो ये v स्क्वायर रो by pressure P. So that means the dimensional formula of the gamma, dimensional formula of speed का स्क्वायर हो जाएगा डेंसिटी अपॉन प्रेशर. अच्छा, आप एक बार आंसर देके आपका जो स्पीकर है उसको म्यूट कर दीजिएगा, बिकॉज उसके वजह से क्या होता है कि अगर म्यूट नहीं होता है तो लेक्चर में डिस्टर्बेंस रहेगा. तो आपको जब कुछ पूछना है तो पूछ लो और उसके बाद वापस से म्यूट कर दो. अभी मैंने सबको म्यूट कर दिया है. चलो वहां पे प्रेरक है, प्रेरक? यस सर. प्रेरक बताओ मुझे ये v क्या है? यहाँ पे ये फॉर्मूला में मैंने क्वेश्चन में बताया हुआ है, v क्या है? सॉरी, ये v क्या है? v क्या डिनोट कर रहा है? v वेलोसिटी. हाँ, तो बताओ उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए मुझे? m0 ओके, l0. सॉरी, बोलो फिर से एक बार बोलो. m0 ओके l1 ओके, t-1. वेरी गुड. और उसका मुझे करना पड़ेगा स्क्वायर. अब जो हाँ. वो डेंसिटी है तो डेंसिटी का बता दो भैया. डेंसिटी m1 ओके l-3 ओके t0. ओके. एंड नीचे जो है वो क्या है? तो देखो, प्रेशर. हाँ, P is the symbol for the momentum, P is the symbol for the pressure, P is the symbol of the power as well. But आपको you need not to worry about that कि what to take. You will be given to the question, you will be given in the question. तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्पेसिफिकली कि किसके लिए है. तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रेशर के लिए है. तो वो P का जो है वो प्रेशर है. तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेरक खत्म करो. m1 ओके, l-2 L माइनस, t-2. फिर से बोलो, L का क्या होगा? 1 M1, फिर M1 के बाद l-2 L-2 लिखा आपने. and t-2. रॉन्ग आंसर, गलत कर दिया आपने, गलत कर दिया. सॉरी, l-2 t0. नहीं, प्रेशर का जो होगा वो फोर्स अपॉन एरिया होता है. तो फोर्स अपॉन एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा m1 l-1 t-2 मिलेगा आपको. एक बार देख लेना.
तो Okay. सिंप्लीफाई करना है, m का पावर 0 है, यहाँ पे m का पावर 1 है, यहाँ पे m का पावर 1 है, न्यूमरेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में भी m 1 है, 0. तो m का पावर हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे L1 है, L2, L का 1 का स्क्वायर है फ्रेंड्स, यहाँ पे L1 का स्क्वायर है तो L स्क्वायर हो जाएगा, नीचे से L-1 ऊपर आएगा तो वो L स्क्वायर इंटू L1 तो L क्यूब हो जाएगा, बट यहाँ पे L क्यूब भी होगा, L-3 भी है, तो रिजल्टेंट L का पावर कितना, L0. L0 आ जाएगा। अब T वाले कितने टर्म्स है, हाँ T-1 का स्क्वायर। फ्रेंड्स आपको ये शायद पता होगा कि x पावर ऑफ a रेज टू b, अगर पावर का पावर होता है तो उसमें पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, और एक्स ए इंटू एक्स बी अगर होता है तो वो पावर में एडिशन होगा। ये आपको रूल्स पता होंगे, अगर नहीं है तो देख लो। तो दीज आर द रूल्स इन द पावर। तो ये न्यूमरेटर में t-2 बचेगा, डिनोमिनेटर में भी t-2 है, तो t-2 0. कैंसल t0। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर 0 0 0 आएगा। मैं इसके फोटोग्राफ, सॉल्यूशन के फोटोग्राफ आपको भेज दूंगा, आप आपका जो सॉल्यूशन है उसके साथ वेरीफाई कर लीजिएगा, अगर कुछ गलत है तो देख लेना कहाँ पे गलत है। सर मैंने तो 1 लिखा है, तो वो भी चलेगा ना? कहाँ पे 1 लिखा है आपने? मतलब आंसर में 1 लिखा है, मेरा ऐसा आया था कि m1 l⁻1 मल्टीप्लाइड बाय t⁻²। तो मैं वही, हाँ तो वो थोड़े सही होगा, ऑब्वियसली वो गलत ही होगा आपका, तो आपने कुछ मिस्टेक किया है वहां पे। नहीं सर, मतलब ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट ही है, पर m0 l0 t0 1 ही होता है ना? पर नहीं, कैसे 1 होगा भैया? x⁻0 डज नॉट इक्वल्स टू x⁻1 भैया, x⁻0 मतलब 1 होता है। t⁻1 नहीं है, खाली 1 है, सिर्फ 1, मैंने सिर्फ 1 लिखा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं लिखना होता है। डायमेंशनल फॉर्मूला को ऑलवेज आपको m l t के फॉर्म में ही लिखना है। मतलब ऐसा नहीं लिखना है कि m0 मतलब 1 हो गया, t0 मतलब l0 मतलब 1 हो गया, t0 मतलब 1 1 1 इज इक्वल टू 1, ऐसे नहीं लिखना है आपको। इट इज नॉट द वे यू नीड टू राइट टू राइट द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलवेज आपको m l एंड t के पावर में ही लिखना है। तो m⁻0 मतलब 1 हो गया, ऐसा नहीं लिखना है आपको। इज दैट क्लियर? सर मैं कैमरा ऑन करके दिखाऊं मेरा सॉल्यूशन? नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि आपको ऑलवेज इस फॉर्म में ही लिखना है, m0 l0 t0 ही उसका आंसर आएगा, इसके सिवा और कोई फॉर्म में आप नहीं ला सकते आंसर, और किसी भी फॉर्म में नहीं लिख सकते, यही फॉर्म है, इसी हिसाब से आपको लिखना है। तो आप इसको ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, नाइदर यू कैन राइट लाइक दिस m1 l1 t1, ऐसा भी नहीं लिख सकते आप, या फिर इसके बदले 1 1 1 भी नहीं लिख सकते आप, इसको इसी फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ओके? यस सर। और कोई फॉर्म में नहीं लिख सकते आप इसको। ओके, तो दैट इज आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब मैं सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो ये है कि आइडियल गैस स्टेट इक्वेशन कैन बी गिवन बाय पीवी इज इक्वल्स टू आरटी। तो यहाँ पे गैस कांस्टेंट आर का मुझे डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो इट इज अ वेरी सिंपल। तो पहले फॉर्मूला लिख दो, मैं राइट साइड लिख रहा हूँ फ्रेंड्स, राइट साइड में लिखने वाला हूँ। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो पीवी इज इक्वल्स टू आरटी है। तो इफ यू वांट टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ आर, मेक द आर सब्जेक्ट इक्वेशन। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि उसको सब्जेक्ट इक्वेशन बनाना है। अब आर का डायमेंशनल फॉर्मूला अगर फाइंड करना है तो पी का डायमेंशनल फॉर्मूला इंटू वी का डायमेंशनल फॉर्मूला अपॉन टी का। मिस्टर नंदा है वहां पे? यस सर। हाँ, आपने क्या वो, मैंने एक बार आपने वो यू हैड ड्रॉन अक्रॉस दी यूट्यूब वीडियोस? नहीं सर, मैंने वो फर्स्ट वाला ही देखा, बाकी 2 बाकी थे नीचे। मतलब तो ये देखना आपको, फर्स्ट में तो वैसे मैंने कुछ करवाया ही नहीं था, फर्स्ट में तो खाली क्या करना है फिजिक्स में। तो पढ़ने का जो स्टार्ट हो रहा था वो एक्चुअली सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ वीडियोस में। तो आप वो सर मैं आज देख लूंगा। हाँ, वो एक बार फिर से देख लेना, बिकॉज आज मैं जो कुछ करवा रहा हूँ वो प्रीवियस सेशन के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक बार अच्छे से देख लेना, और अगर कहीं पे डाउट है तो मुझे डायरेक्टली कॉल करना 3 बजे के बाद,
हम शाम को आपका सेशन अरेंज कर सकते हैं उसके लिए, डाउट सॉल्व करने के लिए। ओके ओके हाँ हाँ देखो अब ये आर का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है मुझे, तो यहाँ पे पी वी एंड टी, तो देखना पड़ेगा कि ये पी किसके लिए दिया हुआ है, तो वो क्वेश्चन में दिया होगा, वी नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। तो पी प्रेशर के लिए है, वी वॉल्यूम के लिए है एंड टी फॉर द टेम्परेचर। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो m1 L-1 T-2 होगा। v इज नॉट अ वेलोसिटी, इट इज द वॉल्यूम, एंड वॉल्यूम का फ्रेंड्स क्या होता है, मीटर क्यूब, मीटर क्यूब का मतलब L क्यूब होता है। एंड फ्रेंड्स T इज फॉर द टेम्परेचर, तो टेम्परेचर का क्या होता है, रिद्धि है वहां पे, रिद्धि K1 हाँ, टेम्परेचर का होगा K1 फाइंड। तो फाइनली ये R का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं तो M वाले एक ही टर्म है, तो M का हो जाएगा 1। अब देखते हैं L वाले कितने टर्म्स है, तो L-1 है, L3 है, तो क्या बचेगा 2 L2। L2 अब T-2 एंड K को ऊपर ले जाते हैं तो K-1 होगा। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द गैस कांस्टेंट। तो देख लो आपका सॉल्यूशन अगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर देखिए और कोई फॉर्म में नहीं आ सकता, यही फॉर्म है। हाँ आप m⁻1 के बदले खाली m लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, जो 1 पावर है उसको नहीं लिखो तो चलेगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 नहीं लिखो तो चलेगा, अदरवाइज और कोई फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ गैस कांस्टेंट। सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। थर्ड क्वेश्चन मैं फटाफट, ये जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिए थे वो मैं फटाफट एक बार करवा देता हूँ, आप आपके सॉल्यूशन के साथ उसको मैच कर दीजिएगा। अगर आंसर प्रॉपर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो एक बार देख लीजिएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है, क्या आपका मिस्टेक कहाँ पे है। तो गेट बैक टू थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन इज स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ फॉर्मूला कैन बी गिवन बाय दिस फॉर्मूला, तो वी नीड टू फाइंड द कांस्टेंट सिग्मा। तो सबसे पहले ये स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम लिखते हैं, तो Q/T इज इक्वल्स टू A सिग्मा T⁴। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिग्मा को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दूंगा। तो मेक द सिग्मा सब्जेक्ट को इक्वेशन, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में Q आ जाएगा एंड डिनोमिनेटर में आएगा T⁴। चलो अब मुझे अगर सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है तो न्यूमरेटर में मुझे Q का लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में AT एंड कैपिटल T का लिखना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन में ऐसा दिया हुआ है कि Q क्या है, तो हियर Q इज नॉट इंडिकेटिंग द चार्ज। यहाँ पे Q का जो सिंबल है वो हीट एनर्जी के लिए है, तो आफ्टर ऑल तो वो एनर्जी ही है। तो अर्गम है वहां पे? यस सर। अर्गम बताओ ये Q का क्या होता है फॉर्मूला? जूल ऑफ m1 L2 T-2। वेरी गुड, तो उसका हो जाएगा m1 L2 T-2, सही बात है आपका। तो ये हो जाएगा m1 L2 T-2। चलो अर्गम खत्म करो, ये A जो है डिनोमिनेटर में, A क्या है? एम्पियर। नहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो A क्या है? ओके एरिया L²। ओके वेरी गुड, L²। अब स्मॉल t क्या है, स्मॉल t? टाइम। टाइम का क्या T होता है? T1। T1। अब कैपिटल T क्या है? टेम्परेचर। टेम्परेचर का क्या होता है? K4। तो K⁴। देखो आपको आपके खुद के माइंड से सोचना नहीं है, आपको देखना है कि ये सिंबल किसके लिए रिप्रेजेंट किया हुआ है, वो देखने के बाद आपको डायमेंशनल फॉर्मूला प्लेस करना है। अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल ऐसा है कि सेम हो सकते हैं, बट वो क्या है वो आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो क्वेश्चन को देख के वहां पे आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला प्लेस करना है, खुद नहीं सोचना है कि ये हमें, जैसे अभी यहाँ पे अर्गम बोला कि एम्पियर ले लेंगे, तो ऐसा नहीं है। वो देखना है कि आपको वहां पे एक क्या रिप्रेजेंट करता है, उसके बाद आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा m1 एक ही है तो m1 रहेगा, L2 ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, बाकी से कहीं पे L नहीं है तो L का 0 हो जाएगा।
t माइनस टू टी अपॉन 1 है, तो ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में से, डिनोमिनेटर में से न्यूमरेटर में, तो ये t माइनस 1 हो जाएगा, तो t का पावर -3 हो जाएगा, और k4 नीचे से ऊपर जाएगा तो वो k माइनस 4 हो जाएगा. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द बोल्ट्जमैन, स्टीफन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट. तो ये आंसर आया क्वेश्चन नंबर 3 का, ये 0 है. ओके, तो इज इट अंडरस्टूड एवरीबॉडी फ्रेंड्स? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, कम टू yes. द क्वेश्चन नंबर 4. अब फोर्थ क्वेश्चन में जाते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज अ फोर्स बिटवीन द टू चार्ज कैन बी गिवन बाय k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, where q1 and q2 is the charge and r is the distance. तो फोर्थ क्वेश्चन में फॉर्मूला है F इज इक्वल्स टू k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर. तो मुझे k को सब जगह इक्वेशन बनाना पड़ेगा, बिकॉज आई वांट टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k. तो ये हो जाएगा F r स्क्वायर अपॉन q1 q2. तो मतलब इफ यू वांट टू फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ k, you need to write a dimensional formula of the force, distance का स्क्वायर, और नीचे आएगा q1 का डायमेंशनल फॉर्मूला, q2 का डायमेंशनल फॉर्मूला. तो फ्रेंड्स अभी ये k का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो पहले फोर्स का पता होना चाहिए. अच्छा, सिद्धि है वहां पे? सिद्धि, यस सर. सिद्धि आप बता सकते हो मुझे फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा? m1 l1 t minus 2. वेरी गुड. So the dimensional formula of the force is a m1 l1 t minus 2. And यहाँ पे r क्या दिया हुआ है? तो r is indicating the distance. तो distance के लिए होता है मीटर, मीटर मतलब लेंथ, लेंथ का पावर 2 हो जाएगा, बिकॉज r स्क्वायर है. डिनोमिनेटर में q1 and q2 बहुत रिप्रेजेंटिंग द चार्ज, वो चार्ज है. तो चार्ज का क्या होता है? कूलम इज इक्वल टू एम्पियर सेकंड. तो चार्ज का होता है एम्पियर सेकंड, का मतलब हुआ a1 t1. तो यहाँ पे होगा T1 A1 यहाँ पे, और Q2 के लिए भी हम लिखेंगे T1 A1. तो फाइनली ये जो कांस्टेंट K है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला मुझे मिल जाएगा. M1 का एक ही है, तो M का एक ही पावर रहेगा. L वाले कितने हैं? तो ये रहा L1 L2, तो L का हो जाएगा 3. T वाले कितने हैं? तो T माइनस 2 ऊपर, नीचे T1, नीचे T1, नीचे T2 हो जाएगा. डिनोमिनेटर में T2 ऊपर जाएगा, T माइनस 2, तो T माइनस 2 ऊपर ले आओ तो क्या हो जाएगा? t माइनस 4 हो जाएगा. एंड a वाले 2 है, नीचे ही है, तो a2 हो जाएगा, ऊपर लाओ तो उसको -2 हो जाएगा. सो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ k. सर k लास्ट में k नहीं आना चाहिए. अरे वो a लिखा है मैंने, k नहीं है, वो a है, a. अच्छा, सॉरी सर. ओके, तो this one is a dimensional formula of k. अब come to the fifth question. मैं ये सारे फोटोग्राफ सॉल्यूशन के आपको भेज दूंगा. अगर आपका कहीं पे गलत है तो आप उसको मतलब उसको वेरीफाई करके उसको सॉल्व करना. Viscous force on an object moving in the fluid can be given by F is equals to 6 pi eta RV. Where R is the radius, V is the speed. Find the dimensional formula of eta. ऐसा क्वेश्चन है. ये फॉर्मूला जो मैंने लिखा हुआ है वो मेरा घर का फॉर्मूला नहीं है फ्रेंड्स. व्हेन यू लर्न द फ्लूइड मैकेनिक्स, तो ये फॉर्मूला फ्लूइड मैकेनिक्स में आने वाला है, बट अभी उसका कोई टेंशन नहीं है. अभी तो ये फॉर्मूला के साथ में हम आगे बढ़ेंगे. वो कहाँ से आया, क्यों आया, उसका कोई टेंशन नहीं है. तो वो जब आएगा तब देख लेंगे. तो अभी तो क्या काम है? अभी तो डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है ना, तो करते हैं. अच्छा, F इज इक्वल टू 6 पाई R ईटा V और ईटा RV. मुझे ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है. इसको बोलते हैं ईटा. तो मेक द ईटा सब्जेक्ट को इक्वेशन. तो F अपॉन 6 पाई, F अपॉन 6 पाई R इंटू V. ईटा को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाया तो फोर्स के नीचे जाएगा 6 पाई RV. चलो, अभिषेक है वहां पे? अभिषेक है वहां पे? अच्छा, आदित्य है वहां पे? आदित्य, आदित्य इज देयर? आदित्य,
क्या आदित्य वहां पे है? ओके, ध्रुविल है वहां पे, ध्रुविल परमार? एम आई ऑडिबल टू यू एवरीबॉडी फ्रेंड्स? क्या मेरी आवाज आपकी तरफ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो आई डिडंट गेट द आंसर फ्रॉम द आदित्य और ध्रुविल. Yes, sir. Yes. ध्रुविल है वहां पे, आदित्य है? अच्छा, हेत है वहां पे, हेत प्रजापति. Yes, sir. चलो हेत, मुझे बताओ फोर्स का क्या लिखूं मैं? M1 L1 T minus 2. M1 फिर L1 फिर क्या बोले आप? T माइनस 2. अच्छा, बराबर है. अब मुझे ये बताओ कि 6 पाई क्या क्या लिखूं मैं 6 पाई का? M0 L0 T0. तो ये 6 एंड पाई का ना लिखे तो भी चलेगा, वो Yes. 0 0 ही होता है. चलो R इज द रेडियस, तो रेडियस का क्या लिखा मुझे? L1. रेडियस मेजर इन द टर्म्स ऑफ मीटर, सो L1. एंड ये स्पीड का क्या होगा फ्रेंड्स? L1 T minus 1. तो स्पीड का हो जाएगा L1 T माइनस 1. तो फाइनलाइज अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा M1 का तो एक ही है तो M1 ही रहेगा. L1 और डिनोमिनेटर में L2 है, तो अगर डिनोमिनेटर में से उसको न्यूमरेटर में ले जा रहे हैं तो न्यूमरेटर में L1 है, डिनोमिनेटर में L2 है, तो क्या बच्चे क्या होगा बोलो? L minus. L माइनस 1 बचेगा. अगर T माइनस 1 को ऊपर ले जाएंगे तो वो T प्लस 1 हो जाएगा. ऊपर T माइनस 2 ऑलरेडी है, T माइनस 2 ऑलरेडी ऊपर है और नीचे T माइनस 1 है, तो उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? T minus T 1. minus 1. So this is the dimensional formula of eta. क्या पढ़ेगा? तो okay friends, this one is the dimensional formula for the eta. Now I'm going to discuss the 6th question. तो इसका मैं फोटोग्राफ आपको भेज दूंगा, अगर आपका कहीं पे गलत है तो एक बार वेरीफाई कर दीजिएगा. तो 6th question is a magnetic force F is equals to BIL where I is the current and L is the length. तो मुझे फाइंड करना है मैग्नेटिक फील्ड B का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है. तो फ्रेंड्स इन द फ्यूचर यू विल लर्न द मैग्नेटिक फील्ड, बस उसका डायमेंशनल फॉर्मूला अभी से हम फाइंड करने वाले हैं. तो F is equals to BIL. If you want to find the dimensional formula of the magnetic field, make the magnetic field subject को equation. तो F upon IL. अब फ्रेंड्स F तो फोर्स है, तो फोर्स तो हमको याद ही है कि 1 1 minus 2 लिखना है. अब I जो है वो यहाँ पे क्या है? तो यहाँ पे I जो है वो इलेक्ट्रिक करंट है, तो करंट के लिए क्या लिखना चाहिए फ्रेंड्स? A1. A1. एंड जो L है वो क्या है? L1. L is the length, तो लेंथ का तो Length. L ही होगा, तो L1. L1. तो फाइनली इसका जो अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो इट विल बी कम्स आउट टू बी M1 L1 अपॉन L1 अपॉन L1, तो L गेट कैंसल्ड, तो L का 0 पावर हो जाएगा. अब T का एक ही टर्म है तो T minus 2 remains as it is and A will be remains as it is as well. So finally this one is the dimensional formula of the magnetic field. Okay, so come to the next question. Kinetic energy of a gas molecule can be given by 3/2 kBT, where T is the temperature. Then find the dimensional formula of the Boltzmann constant. तो वापस से ये जो फॉर्मूला है वो आप फ्यूचर में पढ़ोगे, बट अभी हम इसको डायरेक्टली लिखते हैं. तो ये अभी करना है हमको, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है. तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी गिवन बाय 3/2 kBT. तो सबसे पहले जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है उसको सब्जेक्ट को इक्वेशन बना देते हैं. तो न्यूमरेटर में 2k, डिनोमिनेटर में 3t. अच्छा, क्या कोई कुछ पूछना चाहता है? किसी का कमेंट्स आ रहा है, लेट मी चेक. पर वो कुछ पूछना चाहते हो आप? नो सर, वो गलती से हो गया. ओके.
सो अगर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है तो उसको मैंने सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दिया। अब उसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए मुझे 2/3 का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, न्यूमरेटर में k का लिखना पड़ेगा एंड डिनोमिनेटर में t का लिखना पड़ेगा। अब 2/3 का कोई मुझे बताएगा 2/3 का क्या होता है? M0 L0 T0। वो तो 0 0 0 ही है भैया, तो 0 0 लिखो या लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब k क्या है यहाँ पे? कैपिटल वो जो k दिया हुआ क्या है, कोई बताएगा? एनर्जी। हाँ, इट इज द काइनेटिक एनर्जी फ्रेंड्स। जो k है इट इज डिनोटिंग द एनर्जी। आफ्टर ऑल काइनेटिक हो या पोटेंशियल हो या कोई भी एनर्जी हो, वो एनर्जी ही है, एनर्जी ही है। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखना होता है भैया? 1 to 2 1 2 -2 और नीचे जो t है और t K1 हाँ वो टेम्प वहां पे देखना पड़ेगा आपको क्वेश्चन में कि t क्या है, उसके बाद आपको decide करना है कि क्या लिखना है। तो जो t है वो रिप्रेजेंट करना है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है टेम्परेचर को। तो एज इट इज रिप्रेजेंटिंग द टेम्परेचर, तो उसको क्या लिखना पड़ेगा भैया? K1 लिखना पड़ेगा। तो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट is comes out to be a m1 l2 t minus 2 k minus 1. So this is the dimensional formula for the Boltzmann constant. And the last question we are going to discuss now, that is terminal velocity. The equation is given in the question that the terminal velocity is equals to 2/9 r square g upon eta into rho. So this one is the equation for the terminal velocity. अब मुझे यहाँ पे eta का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा कि eta को सब्जेक्ट को इक्वेशन बना दूंगा। तो अगर eta को सब्जेक्ट को इक्वेशन बनाते हैं तो फॉर्मूला बचेगा 2/9 r square g into rho, बट अपॉन जो होगा वो vt आ जाएगा, where Vt is the symbol for the terminal velocity. Vt is the symbol for the terminal velocity. तो फ्रेंड्स मुझे ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना है। तो चलो मुझे बताओ, ये मैं 2/9 का क्या लिखना चाहिए मुझे? 0। तो वो 0 0 0 ना रखे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे r क्या है? तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि r तो रेडियस है भैया, तो रेडियस क्या लिखना चाहिए मुझे? L square। r स्क्वायर मतलब l स्क्वायर। अब यहाँ पे g क्या है भैया? g क्या है? ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। अच्छा, वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। तो आफ्टर ऑल तो वो एक्सेलरेशन ही है ना, आफ्टर ऑल तो वो एक्सेलरेशन ही है। यस सर। मतलब एक्सेलरेशन का जो है वही लिखना पड़ेगा, वो चाहे ग्रेविटेशनल है या कोई भी है, बट वो तो है तो एक्सेलरेशन ना, तो मतलब एक्सेलरेशन का लिखना पड़ेगा। तो बताओ मुझे m0 l1 t minus 2। हाँ, तो m0 l1 t minus 2 एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m0 ना लिखो तो चलेगा, l1 t minus 2। चलो एक्सेलरेशन का लिख दिया मैंने। अब जो रो है वो डेंसिटी है, तो डेंसिटी का क्या होता है? m1 l3 t0। फिर से बोलो, गलत है कुछ। m1 l-3 t0। अब बराबर है। तो डेंसिटी का होता है kg पर मीटर क्यूब, मतलब m1 l का -3 पावर, t का 0 होता है तो t मैं नहीं लिख रहा हूँ, t का 0 ही होता है तो मैं नहीं लिख रहा हूँ। अब बाकी बचा नीचे डिनोमिनेटर में vt बचा। अब vt क्या है? तो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में कि vt किसके लिए दिया? टर्मिनल वेलोसिटी। वो टर्मिनल है या कोई भी है तो वेलोसिटी ना। तो वेलोसिटी का क्या होता है भैया? l1 t-1। l1 t-1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। m वाले कितने टर्म्स है? तो यहाँ पे m1 है, नीचे m0 है, तो m1 विल बी रिमेन्स एज इट इज। l वाले कितने हैं? तो l2 है, l1 है, तो l3 हो जाएगा, बट l-3 भी है तो ऊपर 0 हो जाएगा l का, बट नीचे l1 वापस से है तो उसको ऊपर लाते हैं तो l-1 बनेगा। t वाले कितने टर्म है? तो ऊपर t-2 है, नीचे t-1 है, तो t-1 ऊपर जाएगा तो t होगा, तो t-1 बचेगा। तो फाइनली डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ईटा will be given by this way. तो
फ्रेंड्स इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभी एमसीक्यू में पूछ लेते हैं, कभी कभी 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये टाइप के क्वेश्चन कोई भी अगर पूछते हैं तो यू विल बी एबल टू फाइंड आउट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द गिवन कांस्टेंट और गिवन क्वांटिटी। बट उसके लिए जरूरी क्या है कि आपको जो बेसिक फॉर्मूलाज है डायमेंशनल फॉर्मूला, जैसे प्रेशर है, डेंसिटी है, एक्सेलरेशन है, तो उसके डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप नहीं कर सकते हैं ये सॉल्व। तो आई थिंक आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, हाउ टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस? इज दैट? Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। हाँ बोलो बोलो। ये जो लास्ट क्वेश्चन में हमने जिसकी डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड की, हाँ मतलब उसको क्या बोलते हैं सर? वो जो है वो एक्चुअली वो दैट इज एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी होता है। सर तो इसके ऊपर में एक क्वेश्चन में भी इसका ही वही था, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। देखो आप देख लेना, दोनों का सेम ही होता है। हाँ, तो सर आगे भी कोई भी ऐसी फॉर्मूला हो जिसमें इसका डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करना हो तो डायरेक्टली ये लिख सकते हैं? नहीं नहीं लिखना होता है, ऐसा नहीं करना होता है आपको। अगर वो सेम क्वांटिटी रिप्रेजेंट करता है, वो आपको दिया है कि वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ही है, तो आप लिख सकते हो। बट ऐसा मत करो, वो कभी कभी आपका गलत हो जाएगा, बिकॉज आपको पता नहीं है तो मत करो। आप प्रेशर पता है, डेंसिटी पता है, बट जो पता नहीं है उसको डिराइव करो, उसको मत करो ऐसा, वो डिराइव। सर मतलब हर एक केस में सेम तो नहीं आएगा ना, फाइंड करना पड़ेगा। अगर वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है तो वो सेम ही आएगा हर एक केस में, हर एक फॉर्मूला में। हाँ, मतलब अगर वो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है तो सेम ही आएगा। बट अगर कोई दूसरे क्वांटिटी के लिए ईटा यूज करते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं कि ईटा का यूज है ना, वो इलास्टिक कांस्टेंट के लिए भी होता है। ईटा का यूज इलास्टिक कांस्टेंट के लिए भी होता है, तो उसके जो फॉर्मूला है वहां पे डायमेंशनल फॉर्मूला अलग आएगा। मतलब सेम क्वांटिटी अगर है तो वो सेम आएगा, अगर अलग क्वांटिटी के लिए रिप्रेजेंट करते हैं ईटा तो अलग आएगा। जैसे P is the symbol for the pressure, P is the symbol for the momentum, P is the symbol for the power as well। तो वो अलग अलग क्वांटिटी है, सिंबल चाहे भले ही सेम है। मतलब आपको सिंबल पे नहीं, मैंने ये लास्ट टाइम भी बताया था, आपको सिंबल पे नहीं जाना है, आपको ओके। तो फ्रेंड्स ये मैंने जो होमवर्क दिया था वो मैंने अभी आपको डिस्कस किया। अब आज का जो लेक्चर आज को जो मुझे करवाना है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स इसको मैं अभी निकाल रहा हूँ और अब मैं कुछ और स्क्रीन शेयर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2। ओके, तो फ्रेंड्स डायमेंशनल फॉर्मूला हमने डिस्कस किया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स, क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये पीडीएफ मतलब ये वर्ड पीडीएफ फाइल आ गया आपके मोबाइल के स्क्रीन पे नोट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके फाइन। तो फ्रेंड्स हमने लास्ट में क्वेश्चन नंबर 41 डिस्कस किया था, इफ यू रिमेम्बर थियरी में। तो Yes, sir. तक क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था और आगे कुछ क्वेश्चन 1 to 4 डिस्कस किए थे। उसके बाद डायरेक्टली 41 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था। अब कम टू द क्वेश्चन नंबर 42। तो क्वेश्चन नंबर 42, दैट इज अवर टुडेज टास्क। What is dimensional analysis? And write down the application of the dimensional analysis. देखो किसको डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस है, हम कुछ क्वेश्चंस को हम आंसर कर पाते हैं बाय द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला। तो वो जो डायमेंशनल फॉर्मूला के यूज करने के द्वारा फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन हम उसको आंसर करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, उसको डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। तो प्रॉपरली आई कैन से डायमेंशनल एनालिसिस इज द मेथड टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स बाय द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला के द्वारा हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फिजिक्स के, तो उसको डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं। तो नाउ द क्वेश्चन अराइज कि which question you are talking about or which question we are going to solve by the help of the dimensional formula।
तो आई विल टेल यू कौन कौन से क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, वो मैं बताऊं आपको। नंबर 1, देखो मैं आपको बताऊं कि फोर्स जो है ना, फोर्स उसका एमकेएस सिस्टम में जो यूनिट है वो न्यूटन है, एंड फोर्स का सीजीएस सिस्टम में जो यूनिट होता है ना वो डायन होता है। तो किसी को पता है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डायन्स? एनीबडी नो? 10 raised to minus 5. Wrong answer. Newton 10 raised to 5. how many dynes? Newton is the MKS unit of the force and dyne is the CGS unit of the force. तो किसी को पता है क्या आता है आंसर? 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन्स? ओके, नहीं पता है, चलो जाने दो उसको जाने दो। चलो, आपको पता है कि वर्क जो होता है और एनर्जी होता है उसका सीजीएस यूनिट जो होता है वो जूल होता है, बट एमकेएस यूनिट जो होता है वो अर्ग होता है। तो किसी को ये पता है कि 1 जूल इक्वल्स टू हाउ मेनी अर्ग्स? Joule is the MKS unit of the energy, while erg is the CGS unit of the energy. तो फ्रेंड्स शायद आपको ये भी नहीं पता है। हाँ, तो फ्रेंड्स वही तो मैं बोल रहा हूं कि we can find the relation between the MKS unit and CGS unit for any given quantity by the help of the dimensional formula. So that is the first application of a dimensional analysis. तो friends, analysis किसको बोलते हैं? Dimensional analysis किसको बोलते हैं? तो कुछ questions जो है उसको dimensional formula के द्वारा solve करने का जो process है उसको dimensional analysis बोलते हैं। तो कौन कौन से questions है? तो नंबर 1, हम dimensional formula के द्वारा कोई भी क्वांटिटी के एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट यूज, दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस। सेकंड, हमको अगर किसी ने कोई इक्वेशन दिया हुआ है कहीं से भी, तो वो इक्वेशन वैलिड है, सही है या रॉन्ग है, उसको हम पता कर सकते हैं। चलो, किसी ने हमको बता दिया कि भाई जो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो mv²/r है, where m is a mass, v is the velocity and r is the radius, मतलब दिया हुआ है। तो मुझे ये पता नहीं, पहली बार मैंने ये फॉर्मूला देखा, तो मुझे ये पता करना है कि ये फॉर्मूला उसने जो दिया है, वो जो पर्सन है उसने दिया है वो गलत है या सही है, मुझे पता करना है। तो वो हम पता कर सकते हैं, हम डायमेंशनली उसको चेक कर सकते हैं कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है। तो वो कैसे करेंगे वो तो बात की बात है, बट द सेकंड एप्लीकेशन ऑफ द डायमेंशनल एनालिसिस टू चेक द डायमेंशनल वैलिडिटी ऑफ द गिवन इक्वेशन। कोई भी इक्वेशन का अगर वो वैलिड है या नहीं है, वो फिजिकली कंसिस्टेंट है या नहीं है, उसको हम चेक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द डायमेंशनल फॉर्मूलाज। सो दैट इज द, once again it is a dimensional analysis, it is the second application of the dimensional analysis. And third, हाँ, ये सारे एप्लीकेशन हम 1 by 1 डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो टास्क है वो हम डायमेंशनल एनालिसिस का पहला एप्लीकेशन जो है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। मतलब सीजीएस एंड एमकेएस के बीच का रिलेशन कैसे लाना है वो आज हम डिस्कस करेंगे। इक्वेशन को कैसे क्रॉस वेरीफाई करना है वो कल करेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। और तीसरा एप्लीकेशन जो है, वी कैन डिराइव द इक्वेशन of any physical quantity which is related with the other quantities। मतलब कोई इक्वेशन को हम डिराइव भी कर सकते हैं। वो इक्वेशन डिराइव कैसे करना है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो there are 3 application of the dimensional analysis. Number 1, to derive the relation between the 2 different unit system of a given physical quantity, that is MKS CGS unit के बीच में रिलेशन निकालना। Number 2, to check the dimensional consistency of a given equation। कोई इक्वेशन डायमेंशनली कंसिस्टेंट है, वैलिड है या नहीं है, उसको हम चेक कर सकते हैं। नंबर 3, to derive the equation of any physical quantity which is related with the other quantities। तो कोई फिजिकल क्वांटिटी का हम इक्वेशन भी डिराइव कर सकते हैं। तो बाकी के जो 2 एप्लीकेशन है वो हम नेक्स्ट ऑनवर्ड लेक्चर्स में डिस्कस करने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम MKS एंड CGS यूनिट का रिलेशन कैसे निकालना होता है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टास्क है वो अभी हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ऐसा है कि डिराइव द रिलेशन बिटवीन द MKS एंड CGS यूनिट ऑफ द
वर्क, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 43 दिया हुआ है ना, क्वेश्चन नंबर 43, वहां पे वर्क का रिलेशन दिया हुआ है, देखो डिराइव द रिलेशन बिटवीन द एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट ऑफ द वर्क। तो वर्क का यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं एक काम करता हूँ, वर्क का आप देख लेना आपके नोट्स में, मैं कोई और क्वांटिटी ले रहा हूँ तो आपको अच्छे से पता चले। तो मैं यहाँ पे चलो फोर्स ले लेता हूँ। तो अभी हमारा टास्क क्या है, फोर्स के एमकेएस एंड सीजीएस यूनिट के बीच में रिलेशन क्या है वो डिराइव करना हमारा टास्क है। तो अभी उसका आंसर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ। एक बार मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ तो आपको पता चले कि मैं क्या कर रहा हूँ अभी एग्जैक्टली। ओके, तो जो क्वेश्चन है वो ऐसे है। ओके, अच्छा किसी को कुछ पूछना है, कुछ यहाँ पे कमेंट्स आ रहा है, मैं देख लेता हूँ एक बार। हाँ, वत्सल हैड सेंड द कमेंट दैट द आंसर शुड बी 10⁵. तो सही बात है, वत्सल ने ऐसा बोला कि आंसर 10⁵ आना चाहिए। बात सही है आपका। शायद आपको फोर्स का पता होगा, बट क्या आपको डेंसिटी का पता है, क्या आपको पावर का पता है, क्या आपको सरफेस टेंशन का पता है? तो हम ये कोई भी क्वांटिटी का रिलेशन निकाल सकते हैं। आपको आंसर पहले से पता है तो अच्छा है। फोर्स का आएगा 10⁵ आएगा, सही बात है, बट मैं डिराइव करने वाला हूँ अभी। तो अभी क्वेश्चन ऐसा है कि ऑब्टेन relation between MKS unit and CGS unit of a force, or in other word the question can be asked, obtain 1 Newton equals to how many dyne? तो क्वेश्चन इस हिसाब से भी पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार इसका सॉल्यूशन देख लो। ये सॉल्यूशन सारे क्वेश्चन के लिए वैलिड है, कोई भी क्वांटिटी के लिए वैलिड है। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप, चलो किसका रिलेशन निकालना है, कौन से क्वांटिटी के लिए निकालना है, तो फोर्स की बात है। तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ अ फोर्स। तो सबसे पहला जो काम है वो आपको जिस क्वांटिटी के लिए रिलेशन निकालना है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको लिखना है। तो अगर आपको उसका डायमेंशनल फॉर्मूला ही पता नहीं है तो मतलब ये गया काम से, पूरा क्वेश्चन गया काम से। तो दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट प्रिपेयर द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ दैट बेसिक क्वांटिटीज। जो चार्ट मैंने दिया हुआ है, देखो यहाँ पे रहा चार्ट, मैं दिखाऊँ आपको, यहाँ पे है चार्ट, देखो ये रहा चार्ट। तो मैं इसकी बात कर रहा हूँ, देखो देखा आपने, ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो चार्ट है इसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो ये आपको प्रिपेयर करना है, अच्छे से लर्न करना है। तो ये सारे क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता ही होना चाहिए। तो इट इज अ कंपलसरी, और उसका आपका एग्जाम भी है, वैसे भी आपका एग्जाम है तो आपको करना ही पड़ेगा वैसे भी। तो चलो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है भैया, तो वो आपको पता ही है पहले से, 1 L1 T-2। चलो ये फर्स्ट स्टेप खत्म हुआ। इतना करने के बाद आपको ऐसा करना है कि एक साइड आपको MKS सिस्टम लिखना है और दूसरे साइड आपको लिखना है CGS सिस्टम। तो एक साइड MKS लिखना है, एक साइड CGS लिखना है। अब क्या करना है कि अब आपको MLT यहाँ पे लिखना है एंड MLT आपको यहाँ पे भी लिखना है। अब ये M इज रिप्रेजेंटिंग द मास, बट मुझे ये बताओ फ्रेंड्स कि मास MKS सिस्टम में मास को कैसे मेजर करते हैं? मास के लिए कौन सा यूनिट है? किलोग्राम है, राइट। एंड CGS में मास के लिए क्या होता है? ग्राम। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम? ऐसा कह सकते हैं क्या भैया, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 ग्राम? नो सर। नो, तो क्या लिखना चाहिए? 1 किलोग्राम इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स? 10⁻3। हाँ, तो यहाँ पे अगर कुछ लिखना है तो आपको 10⁻3 लिखना पड़ेगा।
बराबर। अब ये इक्वल टू साइन जो है ना, अब वो इक्वल्स टू साइन प्रॉपर रहेगा। लेंथ को मेजर करने के लिए एमकेएस में क्या होता है? मीटर। मीटर होता है। लेंथ को मेजर करने के लिए एमकेएस में मीटर होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मीटर, तो यहाँ पे लिखने वाला हूं मैं मीटर। और सीजीएस में लेंथ को मेजर करने के लिए क्या होता है भैया? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 1 मीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर? 10 पावर 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा भैया 10⁻², बिकॉज 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। अच्छा, मुझे ये बता दो कि एमकेएस में टाइम को कैसे मेजर करते हैं? सेकंड। एंड सीजीएस में कैसे मेजर करते हैं? Second. सेकंड। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि यहाँ पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर कुछ लिखना चाहते हो आप, तो आप लिख सकते हो 10 पावर, बस कोई भी 0 और 1 होता है। इज दैट क्लियर? यस सर। ये जो होगा ना, ये जो इतना जो प्रोसेस है, वो कोई भी क्वेश्चन कोई भी क्वांटिटी में हो, इतना जो प्रोसेस होता है वो चाहे कोई भी क्वांटिटी हो, चाहे वो सरफेस टेंशन हो, चाहे वो डेंसिटी हो, चाहे वो वर्क हो, या चाहे कोई भी क्वांटिटी हो, तो इतना प्रोसेस तो सभी के लिए, मतलब इतना जो प्रोसेस है ये तो सभी के लिए, इतना चीज तो आएगा ही आएगा, वो सब में आएगा। सर हाँ बोलो। 10 पावर 1 नहीं आएगा टाइम में? तो 10 पावर 1 तो 10 हो जाता है भैया। तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो कि 1 सेकंड इज इक्वल टू 10 सेकंड, ऐसा लिख सकते हो? नो। ओके ओके। नहीं लिख सकते है ना? ओके। तो 10 पावर 1 तो फ्रेंड्स 10 होता है। अब इतना करने के बाद अब किसके बारे में हम बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं फोर्स के बारे में। तो अब लेफ्ट हैंड साइड आप फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, m1 l1 t-2। अब आपको क्या करना है कि राइट साइड भी ऐसे 3 बार ब्रैकेट करना है, एंड ये जो पावर है वो 1 1 -2 जो है, डायमेंशंस जो है वो फोर्स के ऐसे लिख दो। बट यहाँ पे एम के एस का एक जो एम है वो सीजीएस के एम के कितने एम के इक्विवेलेंट है? 10⁻3। तो यहाँ पे एक एम आएगा, तो यहाँ पे 10⁻3 एम आएगा। चलो यहाँ पे एक एल है, तो यहाँ पे क्या आएगा भैया? 10⁻2. 10⁻2 एल। यहाँ पे टी है तो यहाँ पे भी टी ही आएगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब राइट साइड को सिंप्लीफाई करो। चलो 10 पावर 3 पावर 1। फ्रेंड्स आपको ये पता है ना कि x⁻a का जो अगर पावर b होता है तो पावर में मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 10 पावर 3 पावर 1 तो क्या होगा? 10⁻3 ही बचेगा। एंड m⁻1 10⁻2 पावर 1 तो उसका क्या होगा? 10⁻2 100 हाँ 10⁻2 लिखते हैं। L1 एंड t-2। अब इसको सिंप्लीफाई करो। 10⁻3 है, 10⁻2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपको फ्रेंड्स पता है ना कि x⁻a पावर x⁻b पावर, तो उसका हो जाएगा x⁻a+b होता है। तो 10 पावर 3 10 पावर 2 तो क्या हो जाएगा? पावर में एडिशन होगा तो 10 पावर 5, बाकी बचेगा m1 l1 t-2। लेफ्ट हैंड साइड भी m1 l1 t-2 है, तो उसको निकाल नहीं देना है। ऐसा नहीं सोचना है कि दोनों साइड कैंसिल m1 l1 t-2 दोनों साइड से कैंसिल, ऐसा नहीं सोचना है। लेफ्ट हैंड साइड हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? तो एम के सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। राइट साइड किसके बारे में बात कर रहे हैं? सीजीएस सिस्टम के बारे में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि फोर्स इन एमकेएस, तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि फोर्स इन एमकेएस इज इक्वल्स टू 10 पावर 5 फोर्स इन सीजीएस। इसका मतलब ऐसा हुआ। इसका दूसरा मतलब ऐसा हुआ, यहाँ पे मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिखता हूं, तो इसका दूसरा मतलब ऐसा हुआ कि एमकेएस यूनिट ऑफ अ फोर्स is equals to 10 power 5 CGS unit of a force। मतलब ऐसा हुआ कि 1 न्यूटन is equals to 10⁻5 डाइन। तो फ्रेंड्स क्या ये क्वेश्चन कैसे सोल्व करना होता है? इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आया पूरा मेथड? सर ये डाइन क्या, ये कहाँ से आया? डाइन इज द सीजीएस यूनिट ऑफ द फोर्स। वो साइंटिस्टों ने डिसाइड किया होता है। तो जैसे अगर एनर्जी की बात करते हो तो एनर्जी का
उन लोगों ने डिसाइड किया होता है, हमको एक्सेप्ट करना होता है। उन लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि भाई MKS यूनिट जो है एनर्जी का वो जूल लेंगे एंड CGS का वो लेंगे वो अर्ग लेंगे। जैसे मैं और बताऊं आपको, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का जो MKS यूनिट होता है वो पॉइस होता है एंड CGS उसका पॉइसिली होता है। अच्छा अलग अलग वो हमको देंगे, हमको वो हमको याद रखने की जरूरत नहीं है। हम आपको डायरेक्टली ऐसा पूछेंगे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच टाइम। अच्छा, मतलब ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद डायरेक्ट उधर ऐसे पुट कर देना है। हाँ, आपको पुट कर देने का है। हाँ एग्जैक्टली, आपको अभी याद रखने की जरूरत नहीं है वो। और अगर आप नहीं लिखे तो भी लास्ट स्टेप नहीं लिखे तो भी चलेगा, आप खाली यहाँ पे अटक जाओ कि भाई MKS यूनिट ऑफ द फोर्स इज इक्वल टू 10⁵ CGS यूनिट ऑफ द फोर्स, तो वहां पे आपका आंसर खत्म हो गया है। अगर आपको पता है कि वो CGS यूनिट क्या है तो लिखो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, खत्म हो क्वेश्चन, वहां पे खत्म हो गया। ओके सर। तो ये मेथड आपको समझ में आया क्या करना है आपको? Yes, sir. Yes. तो क्या मैं इस टाइप के 5-7 क्वेश्चन आपको एग्जाम मतलब होमवर्क में दे सकता हूँ? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो नेक्स्ट टाइम मैं अभी होमवर्क दे रहा हूँ आपको, बट नेक्स्ट टाइम जब आप आते हो तो वो सब चारे मैं जो 5-6 क्वांटिटी अभी देने वाला हूँ उसको आप सॉल्व करके लाना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था 43 क्वेश्चन, तो उसमें वर्क का डिराइव किया था, तो वर्क का जो आंसर आया वो 10⁻7 आ रहा है। देखो वर्क का जो आंसर आ रहा है वो 10⁻7 आ रहा है, देखो लास्ट में 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्ग, और MKS यूनिट ऑफ द वर्क इज इक्वल टू 10⁻7, MKS यूनिट ऑफ द वर्क इज इक्वल टू 10⁻7 CGS यूनिट ऑफ द वर्क। इज दैट क्लियर? तो वो वर्क के लिए अलग से मतलब मेथड तो सेम ही रहेगा बट डायमेंशनल फॉर्मूला अलग है, इसलिए उसका आंसर अलग आएगा। तो मेथड तो यही है। तो मैं अभी आपको कुछ क्वेश्चंस देने वाला हूं, तो एक बार लिख लीजिएगा फ्रेंड्स। और एक चीज, आप जब लेक्चर में बैठते हो तो आप नोट एंड पेन को मतलब 3 चीज को, अगर आपके पास मेरे नोट्स है, मैंने जो PDF फाइल आपके व्हाट्सएप में भेजा हुआ है, तो बेटर है कि आप उसको प्रिंट आउट निकाल लो अगर पॉसिबल है तो आपको वो आपके जो नोट्स है उसको लेके बैठना है। नंबर 2, आपको एक पेन एंड एक फुल स्केप को साथ में लेके बैठना है। तो कहीं पे आपको कुछ लिखना है या फिर आपको मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो आपको कुछ लिख के उसको सॉल्व करके आपको आंसर देना है, तो वो इट विल बी बेनिफिशियल। और वो जो फीलिंग आएगा आपका वो क्लासरूम जैसा ही फीलिंग आएगा। तो आपको एक नोट्स लेके बैठना है, मतलब मैंने जो दिया उसका प्रिंट आउट निकाल के फुल स्केप लेना है, एक पेन भी आपको साथ में रखना है लेक्चर अटेंड करने के टाइम। तो अभी मैं होमवर्क देने वाला हूँ। होमवर्क ऐसा है कि ये जो क्वेश्चन नंबर आज हम कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस किए, तो थियरी में हमने क्वेश्चन डिस्कस किया 42 एंड 43। तो थ्योरी क्वेश्चन जो 42 एंड 43 है वो आपको एक बार लिखना है, उसका होमवर्क एक बार करना है। तो आज का जो होमवर्क है वो हमारे नोट्स में से जो क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन नंबर 42 एंड 43 आपको एक बार करना है। एंड दूसरा जो होमवर्क है वो मैं अभी दे रहा हूं, तो डिराइव relation between MKS and CGS unit for given quantities. Number 1, power. Number 2, surface tension. Number 3, moment of inertia. Number 4, density. Number 5, impulse of force. Impulse of force and ओके। तो फ्रेंड्स ये 5 क्वांटिटी करना सॉल्व आप घर पे,
तो इसको सॉल्व करके उसका MKS एंड CGS का आपको रिलेशन लाना है। तो ओके सर। आज का सेशन मैं अभी खत्म करने वाला हूँ, बट मुझे बताओ सर सर ये हाँ बोलो बोलो। सर ये थियरी क्वेश्चन के बाजू में आपने बाद में फर्स्ट क्या लिखा हुआ है? क्या थियरी क्वेश्चन बाद में उसके बाद नंबर, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर वो आपके मोबाइल में आप थोड़ा जूम करोगे ना तो वो आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे थोड़े ऑनलाइन के थोड़े लिमिटेशन होते हैं। मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ तो आपको वो छोटा सा मिलेगा, आपको दिखने में वो छोटा सा लगेगा। तो आपके मोबाइल में शायद वो फीचर होगा कि आप उसको जूम कर सकते हो, तो थोड़ा जूम करके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। हाँ ओके सर यस सर वो CGS के वो यूनिट पता नहीं है तो वो अभी नहीं तो आपको क्या लिखना है लास्ट में, ऐसे आंसर लिखना है कि MKS यूनिट ऑफ अ सरफेस टेंशन इज इक्वल्स टू समथिंग समथिंग CGS यूनिट ऑफ द सरफेस टेंशन, दैट्स इट। आपका ये आंसर वहां पे खत्म। ओके 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 सर कल टेस्ट है। हाँ वही मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स मैं ऐसा बता रहा था कि अब हम लेक्चर में कब मिलेंगे? ट्यूसडे मिलेंगे। ट्यूसडे जो लेक्चर का टाइम है वही 10:30 का है। आप 10:20 के बाद लिंक को ओपन करना है, 10:25 के बाद भी कर सकते हो। अगर नाउ इफ यू आर फेमिलियर विद दिस मेथड तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर। कल आपका टेस्ट है, आपको पेपर मिल जाएगा मॉर्निंग में। ओके आपको और क्या सर कब करना तक- है, हाँ व्हाट्सएप पे मिल जाएगा आपको। उसमें क्या आएगा, उसमें जो थ्योरी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो आएगा। डायमेंशनल फॉर्मूलेज जो बेसिक क्वांटिटी 34 या 32 या 34 क्वांटिटी जो मैंने करवाया है वो उसके MCQ के बेस पे MCQ आएंगे। और मैंने जो 7-8 क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे उस टाइप के क्वेश्चन भी मैं पूछ सकता हूँ एग्जाम में। 1 आवर का एग्जाम रहेगा, 30 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। ओके सर। मार्क्स का एग्जाम है, 1 आवर का एग्जाम है। एंड आपको आपके पेरेंट्स के सामने मैं एक मैसेज छोड़ने वाला हूँ अभी पेरेंट्स के लिए एक मैसेज छोड़ने वाला हूँ। आपके पेरेंट्स के सामने बैठ के, मतलब विदाउट एनी कॉपी, विदाउट एनी चीटिंग, वो आपके लिए एग्जाम है। देखो फ्रेंड्स, वो बात आपको समझ लेना, मार्क्स लाने के लिए नहीं होता है एग्जाम। जो होता है वो हमको सीखना होता है, इसलिए होता है, और उसको एनालिसिस के लिए एग्जाम होता है। तो विदाउट एनी चीटिंग आपको आपके पेरेंट्स के सामने 1 आवर का एग्जाम लिखना है, 30 मार्क्स का एग्जाम होगा। उसका पेपर किसको देना है, एग्जाम लिखने के बाद उसको फोटोग्राफ्स निकालना है और आपका नाम लिख के पेपर सेंड किसको करना है, तो वो मैं आपको एक प्रक्षाल भाई का नंबर या मैं भव्य भाई का नंबर आपको दूंगा व्हाट्सएप में। आपको वो नंबर किसको भेजना है वो मैं आपको बता दूंगा। आप आपका नाम लिख के फोटोग्राफ्स निकाल के भव्य भाई को या प्रक्षाल भाई को आपको सेंड करना है। तो वो चेक करके आपको वापस से मार्क्स के साथ आपको व्हाट्सएप में मिल जाएंगे। वो नंबर मैं करूंगा व्हाट्सएप में। सर PDF मिलेगा या लिंक? नहीं, आपको PDF ही मिलेगा। आपको पेपर का पूरा मतलब आप PDF ही मिलेगा, लिंक की जरूरत नहीं, PDF मिलेगा डायरेक्टली आपको। हाँ सर, और सबमिट कब करना है? सबमिट आपको कल के डेट में आपको एग्जाम देना है, मतलब कल रात को हाँ। आपको सबमिट कर देना है। अच्छा, कल मेरा 2 टेस्ट है असल में, बायो का भी और फिजिक्स का भी आ जाएगा तो। हाँ तो एक काम करना, सुबह बायोलॉजी का दे देना, शाम को फिजिक्स का दे देना। अभी तो बस भी बहुत थोड़े मतलब कम ही हो गए, ज्यादा तो नहीं हो गए अभी। यस सर हाँ बोलो बोलो। एग्जाम खत्म होने के बाद, पेपर खत्म होने के बाद तुरंत भेज सकते हैं? क्या बोल रहे हो, खत्म होने के बाद क्या करना है आपको? वो आंसर है उसके एग्जाम के, वो तुरंत भेज सकते हैं? हाँ, एग्जाम खत्म होने के बाद आप डायरेक्टली आपको वो उसको फोटोग्राफ निकाल दो, आपका नाम लिख दो और मैंने जो नंबर दिया है उसको सेंड कर दो, कोई बात नहीं, कर सकते हो आप। बट कल रात फाइनल डेडलाइन इज टुमारो नाइट, कल रात को 8 o'clock तक आपको भेज देना है। ओके ओके सर। और फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होता है कि क्लासरूम में तो अंडर द ऑब्जर्वेशन ऑफ ट्यूटर आप एग्जाम लिखते हो, बट यहाँ पे ये दिक्कत रहता है कि आप कॉपी ना करो, वो आपको खुद को सोचना है, खुद को वो आपको माइंड में रख के आपको एग्जाम लिखना है। एग्जाम के मतलब उसका जो एम है वो उसको आपको उसको मतलब एग्जाम का जो एम है वो आपको कितना आता है वो देखने के लिए होता है। तो कॉपी मत करना, कहीं से देख के मत लिखना, जितना आपको आता है उतना लिख दो, कोई बात नहीं। मार्क्स कम आते हैं ज्यादा आते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब विदाउट चीटिंग आप एग्जाम लिखो। ओके तो यहाँ पे मैं अपना लेक्चर सेशन अभी खत्म कर रहा हूँ, वापस से ट्यूसडे को मिलेंगे
बी सेफ, स्टे एट होम। मैं यहाँ पे अभी लेक्चर यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। थैंक यू।